दैनिक जागरण ऊर्जा आज का टॉपिक है भीतर लौटने का मार्ग। 1, 2, 3 स्टार्ट। यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं है। यदि यात्रा पूरी गंभीरता के साथ की जाए तो वह मनुष्य के भीतर जमे हुए स्थैर्य को भंग करने की एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। गृहनगर हमें पहचान देता है, परंतु यात्रा उस पहचान के विस्तार का मार्ग दिखाती है। अपने परिचित संसार से बाहर निकलते ही मनुष्य स्वयं को भी नए संदर्भ में देखने लगता है। आज जहां यात्रा कुछ घंटों की सुविधा में सिमट सकती है, वहीं प्राचीन समय में तीर्थ यात्रा एक दीर्घ तपस्या थी। पगडंडियां, वन, पर्वत, नदियां और अनिश्चित मौसम सब यात्री की परीक्षा लेते थे। ना वाहन थे, ना सुरक्षित मार्ग, ना सहज संचार। फिर भी मनुष्य सुदूरवर्ती तीर्थों तक पैदल जाता था। कठिनाई यात्रा की बाधा नहीं थी, अपितु एक हठ योग थी। तीर्थ एक पहुंचने से पहले यात्री को अपने भीतर के आलस्य, भय, अक्षमता और आसक्ति से गुजरना पड़ता था। भारतीय परंपरा के परिव्राजक इस यात्रा दर्शन के सबसे प्रखर उदाहरण है। बुद्ध ने राजसी वैभव छोड़कर दुख के मूल की खोज में पथ ग्रहण किया। महावीर ने कठोर परिव्रज्या के माध्यम से आत्मविजय का मार्ग खोजा। आदि शंकराचार्य ने अल्पायु में भारत के विस्तृत भूभाग की यात्रा कर विभिन्न दार्शनिक धाराओं से संवाद किया। यात्रा का अंतिम पड़ाव कोई नगर, पर्वत या मंदिर नहीं, अपितु वह क्षण है जब यात्री का आत्मा अपने सक्षम उपस्थित दृश्य से संवाद कर पाता है और अनुभूति करता है कि यात्रा ने नए अनुभव देकर उसके अंदर बसे स्वार्थ के हिमकणों को पिघलाया है। यात्रा हो या तीर्थ यात्रा, उसकी सार्थकता उसके द्वारा घटित आंतरिक परिवर्तन में है। पर्यटन के उद्देश्य से ऊंचे पहाड़ों पर बसे तीर्थ पर जाने वाले मनुष्य आनंद लेकर लौट सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर पर्यटन स्थल की सुविधाओं को भोगने का भाव ही होता है, किंतु उनकी कोई भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। जबकि एक सच्चा यात्री संसार व प्रकृति के प्रति और अधिक कृतज्ञ एवं अधिक जिम्मेदार होकर लौटता है। स्टॉप। जागरण संपादकीय आज के टॉपिक है चीनी के बढ़ते मूल्य। 1, 2, 3 स्टार्ट। चीनी के बढ़ते मूल्यों का संज्ञान लिया जाना आवश्यक था, लेकिन अच्छा होता कि सरकार तभी चेत जाती जब चीनी के दाम बढ़ने शुरू हुए थे। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बीते 2 महीनों में चीनी का मूल्य लगभग 40% बढ़ गए हैं। सरकार ने इसका कारण खराब मौसम की वजह से गन्ने की फसल को नुकसान और उसके चलते चीनी के घरेलू उत्पादन में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के दामों में वृद्धि आदि को बताते हुए इससे स्पष्ट रूप से इनकार किया है कि पेट्रोल में एथनॉल की मिलावट से
ऐसा हुआ है। उसके अनुसार इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा घटा है। उसने यह भी साफ किया कि देश में उत्पादित होने वाले इथेनॉल का लगभग 3/4 हिस्सा अनाज और खासतौर पर मक्के से आता है। इस सब के बाद भी उसे यह आभास होना चाहिए था कि त्योहारों को देखते हुए चीनी की मांग बढ़ेगी और जमाखोरी करने वाले इसका लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे कि एक बार जब किसी आवश्यक वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं तो उन्हें यकायक रोकना संभव नहीं होता। देखना यह है कि सरकार ने चीनी के बढ़ते दामों पर लगाम लगाने के लिए 10 लाख टन चीनी का आयात करने, डीलरों के लिए भंडारण सीमा तय करने और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के जो कदम उठाए हैं उनके अपेक्षित परिणाम मिल पाते हैं या नहीं। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट किया कि चीनी के मूल्य बढ़ाने का कारण इथेनॉल नीति नहीं है, लेकिन विपक्षी राजनीतिक दल यही साबित करने में जुट गए हैं। उन्हें यह मौका इसलिए भी मिला क्योंकि खुद सरकार ने यह माना कि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहनों के माइलेज में कमी आती है। सरकार ने जिस तरह यह रेखांकित किया कि इथेनॉल चीनी नीति से चीनी उद्योग को लाभ मिला है और चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति सुधरने के साथ गन्ना किसानों को भुगतान की समस्या का समाधान करने में आसानी हुई है, उससे ऐसा लगता है कि वह अपनी इस नीति पर पुनर्विचार नहीं करने वाली। यदि यह मान लिया जाए कि इथेनॉल नीति चीनी के मूल्य बढ़ने का कारण नहीं है, तो भी इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि E20 ईंधन विवाद का मुद्दा बन गया है। यह सही है कि इथेनॉल नीति में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में खपने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सफलता मिली है, लेकिन यह सही समय है कि इस नीति पर नए सिरे से विचार किया जाए और यह देखा जाए कि विदेशी मुद्रा की जो बचत हो रही है वह कुल मिलाकर कितनी प्रभावी सिद्ध हो रही है। यह भी देखना होगा कि इथेनॉल नीति खाद्य सुरक्षा के लिए कोई संकट तो पैदा नहीं करने वाली है। इसका आकलन भी किया जाना चाहिए कि क्या E20 ईंधन पर्यावरण की रक्षा में सहायक बन पा रहा है। स्टॉप।